So we'll start with a very quick recap of what we have learned in the last session. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड स्टार्ट किया था। तो पहले मैंने आपको सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस में डिफरेंस क्या होता है ये बताया था। तो आपको पता है सॉलिड्स में द डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स, पार्टिकल मतलब एटम्स एंड मॉलिक्यूल, इज वेरी स्मॉल एंड इट इज पीरियोडिक। पीरियोडिक मतलब किसी भी दो पार्टिकल्स का डिस्टेंस मेजर करोगे तो हमेशा सेम मिलेगा, क्योंकि डिस्टेंस कम होता है पार्टिकल टू पार्टिकल, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है बेसिकली। लिक्विड्स में पार्टिकल टू पार्टिकल डिस्टेंस ज्यादा होता है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है। इट इज ग्रेटर देन व्हाट इट इज इन सॉलिड्स। हेंस लिक्विड्स डू नॉट हैव डेफिनाइट शेप बट दे हैव डेफिनाइट वॉल्यूम। गैसेस में द डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स इज एक्सट्रीमली लार्ज। बहुत ज्यादा डिस्टेंस होने की वजह से यू कैन से दैट एनी टू मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस और पार्टिकल्स ऑफ गैस डू नॉट अट्रैक्ट ईच अदर, हेंस दे डू नॉट हैव डेफिनाइट शेप एज वेल एज डेफिनाइट वॉल्यूम। हमारा फोकस था सॉलिड्स पे, इसके लिए इसके आगे हम सिर्फ सॉलिड्स की बात करेंगे। देन इफ यू रिमेंबर व्हाट वी हैव सीन, सॉलिड्स में पीरियोडिक अरेंजमेंट था पार्टिकल्स का, एंड देन यू अप्लाई फोर्स। तुम फोर्स एक्सटर्नली अप्लाई कर रहे हो, इसलिए उसको एक्सटर्नल फोर्स बोलते हैं। और क्योंकि ये फोर्स बॉडी का शेप साइज चेंज करेगा तो उसको डिफॉर्मिंग फोर्स बोलते हैं। तो यू अप्लाई एन एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स। अब डिपेंड करता है फोर्स के डायरेक्शन पे। अगर आप स्ट्रेचिंग फोर्स लगा रहे हो, स्ट्रेचिंग फोर्स मतलब ऐसा फोर्स जो लेंथ बढ़ाएगा, लेंथ बढ़ाएगा मतलब पार्टिकल टू पार्टिकल डिस्टेंस बढ़ेगा। तो जब दो पार्टिकल्स का डिस्टेंस बढ़ता है, दे स्टार्ट अट्रैक्टिंग ईच अदर, राइट। डिस्टेंस बढ़ रहा है क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स है, दे स्टार्ट अट्रैक्टिंग ईच अदर। तो जो इंटरनल फोर्स डेवलप हुआ है वो क्या करेगा, वो क्या करेगा, वो पार्टिकल्स को वापस से अपनी जगह पे लेके जाने का काम करेगा। मतलब क्या है कि जो इंटरनल फोर्स है वो बॉडी के शेप एंड साइज को रिस्टोर करने का काम करता है। इसके लिए क्या बोलते हो, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स। तो व्हेन यू अप्लाई एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स इनसाइड द बॉडी, एक नया फोर्स डेवलप होता है जिसको बोलते हो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स। तुमने अगर एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव कर दिया तो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स विल टेक बैक द पार्टिकल्स टू देयर ओरिजिनल पोजीशन, मतलब इट विल रिस्टोर द पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स, मतलब इट विल रिस्टोर द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी, करेक्ट। तो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स और एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स में सिर्फ डिफरेंस है डायरेक्शन का, मैग्नीट्यूड वाइज दे आर सेम। यहाँ तक क्लियर? पक्का पक्का। फिर जिस बॉडी में इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है उसको आप बोलते हो इलास्टिक बॉडी। जिसमें नहीं होता उसको तुम बोलते हो प्लास्टिक बॉडी। हमने इलास्टिसिटी प्लास्टिसिटी डिफाइन किया था, फिर हमने बोला था कि जो बॉडीज इलास्टिसिटी का प्रॉपर्टी शो करेंगे वो होंगे इलास्टिक, जो प्लास्टिसिटी का प्रॉपर्टी शो करेंगे वो होंगे प्लास्टिक। मोस्ट वेलकम, बहुत दिनों के बाद। थैंक यू। गुड, मतलब तुम समझ गए कि मेरा ध्यान है। ओके, आई नो यू आर कमिंग और नॉट। ओके, गुड। सेम सेम देयर। तो इलास्टिसिटी हमने डिफाइन किया था, द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच अ बॉडी रिगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज, मतलब ओरिजिनल डायमेंशंस, आफ्टर द रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज elasticity, and the bodies which show the properties of elasticity are known as elastic bodies. Similarly, the property of body by virtue of which a body does not regain its original dimensions after the removal of external deforming force is known as plasticity, and the bodies which exhibit property of elastic plasticity are called as plastic bodies. हमको हमारा फोकस है इलास्टिसिटी पे, हमको इलास्टिसिटी स्टडी करना है। तो इलास्टिक डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल होते हैं। स्टील इज इलास्टिक, आयरन इज इलास्टिक, रबर इज इलास्टिक। तो अगर हमको अलग अलग इलास्टिक बॉडी का स्टडी करना है तो हमको कोई भी प्रॉपर्टी स्टडी करने के लिए पैरामीटर लगते हैं। मैंने आपको एग्जांपल दिया था, आपको मोशन का स्टडी करना है तो डिस्टेंस मतलब डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन। आपको इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी का स्टडी करना है तो कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी, जिनका इलेक्ट्रॉनिक्स से हमको थोड़ा बहुत पता होगा। नहीं पता होगा तो कोई बात नहीं, वी विल लर्न लेटर, राइट, करेक्ट। तो ऐसे हर एक टॉपिक में आपको पैरामीटर डिफाइन करने पड़ेंगे विच विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ अ मटेरियल। यहाँ पे हमको इलास्टिक मटेरियल का बिहेवियर समझने के लिए स्ट्रेस और स्ट्रेन, ये दो बेसिक डेफिनेशन लगते हैं। स्ट्रेस क्या है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में, हमने एक वायर लिया, नीचे एक लोड लगा दिया। लोड मतलब फोर्स, ये फोर्स पूरे वायर पे एक्ट हो रहा है।
वायर के यूनिट एरिया में कितना फोर्स एक्ट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रेस. तो स्ट्रेस इज डिफाइंड एज एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया. एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया. बराबर. आइडियली इट इज डिफाइंड एज इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया. लेकिन मैंने बताया था कि इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स है, इंटरनल है, तो तुम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते हो. लेकिन इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स और एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है, सेम होता है. गुड. फिर हमने डिफाइन किया था स्ट्रेन. स्ट्रेन इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशंस पर यूनिट ओरिजिनल डायमेंशंस. फिर जब आप एक बॉडी पे फोर्स लगाते हो तो तीन चीजें होती है, चेंज इन लेंथ, change in volume, change in shape. When an applied force produces change in the length of a body like a wire, then the associated stress is called as tensile stress or longitudinal stress. और हमको अभी टेंसाइल या लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस का फॉर्मूला भी चाहिए. तो हमने एक वायर लिया, वायर का क्रॉस सेक्शन था सर्कुलर, वायर का रेडियस था r, तो वायर का एरिया बन गया पाई r स्क्वायर. उस वायर के नीचे तुमने लगा दिया लोड, लोड था mg. अभी तुमने बोला कि स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, तो टेंसाइल स्ट्रेस क्या होगा, लोड अपॉन एरिया. लोड क्या है, mg, एरिया क्या है, पाई r स्क्वायर. तो बन गया टेंसाइल स्ट्रेस का फॉर्मूला, mg अपॉन पाई r स्क्वायर. राइट. फिर तुमने बोला स्ट्रेन, चेंज इन डायमेंशन पर यूनिट ओरिजिनल डायमेंशन. जब एक फोर्स लेंथ चेंज करेगा तो एसोसिएटेड स्ट्रेन को क्या बोलोगे तुम, टेंसाइल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन. When an applied force produces change in the length of a body, then the associated strain is called as tensile or longitudinal strain, or tensile strain is defined as the ratio of change in length per unit original length. Original length था capital L, change in length था delta L. So what is tensile strain? Delta L upon L. Correct? Clear? इसके बाद अगर एक फोर्स ने वॉल्यूम चेंज कर दिया तो जो एसोसिएटेड स्ट्रेस होता है उसको हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम स्ट्रेस या फिर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस या फिर हाइड्रोलिक स्ट्रेस. तो व्हेन एन अप्लाइड फोर्स प्रोड्यूसेस चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ अ बॉडी, देन द एसोसिएटेड स्ट्रेस इज कॉल्ड एज, क्या बोलोगे उसको, वॉल्यूम स्ट्रेस या फिर हाइड्रोलिक स्ट्रेस या फिर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस. गुड. तो वॉल्यूम स्ट्रेस समझने के लिए व्हाट वी हैव डन इज, हमने एक स्फेरिकल बॉल लिया था, यू कैन टेक अ क्यूब आल्सो, उसका वॉल्यूम था v. हमने उसको एक लिक्विड में रख दिया, मतलब लिक्विड में मर्ज कर दिया, सबमर्ज कर दिया, उसको इंसर्ट कर दिया फिर से. तो जब आप लिक्विड में उस ऑब्जेक्ट को डालते हो तो लिक्विड उस ऑब्जेक्ट के सरफेस पे हर एक डायरेक्शन से इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स एक्सर्ट करता है. फोर्स मतलब प्रेशर एक्सर्ट करता है. सो बिकॉज ऑफ दैट हर एक डायरेक्शन से वॉल्यूम होगा कम, राइट, प्रेस कंप्रेस होगा ना वो. तो हर एक डायरेक्शन से सेम अमाउंट में कंप्रेशन होगा तो वॉल्यूम चेंज हो जाएगा. कितने से चेंज हुआ था वॉल्यूम, डीवी से. ओरिजिनल वॉल्यूम वी था, कितने से कम हो गया, डीवी से. व्हाट इज न्यू वॉल्यूम, वी माइनस डीवी. तो हमने देखा था कल की वॉल्यूम स्ट्रेस इज इक्वल टू डीपी, वेयर डीपी इज चेंज इन प्रेशर, फाइनल प्रेशर माइनस इनिशियल प्रेशर. एंड हमने देखा था कल वॉल्यूम स्ट्रेन. वॉल्यूम स्ट्रेन मतलब व्हेन एन अप्लाइड फोर्स प्रोड्यूसेस चेंज इन द वॉल्यूम, then the associated strain is called as volume strain or hydraulic strain. या फिर you can say that it is change in volume per unit original volume. What was change in volume, dV. What was original volume, v. So what is volume strain, dV by v with a minus sign. Minus sign indicates that volume is decreasing. यहाँ तक हमने कल कवर किया था, if I am not wrong. यहाँ तक हुआ था ना. Now we'll go ahead with the third type of stress and strain. Third type of stress is shear stress. So let us see what is shear stress. Shear stress बहुत easy concept है and extremely important also. तो shear stress इसमें क्या होता है कि applied force body का shape change करता है. तो when an applied force changes shape of a body, then the associated stress is called as shear stress. So an applied force in this case, when an applied force produces, बराबर बंद कर दो, produces change in the shape of a body.
in the shape of a body, then the associated stress, क्या बोलते हैं उसको, is known as shear stress, is known as shear stress, और shearing stress भी बोलते हैं, एक ही बात है, करेक्ट। तो अभी इसको समझने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक अ बॉडी इन द फॉर्म ऑफ क्यूब। तो हमारे पास एक बॉडी है विच इज इन द फॉर्म ऑफ अ क्यूब। यू नो व्हाट इज अ क्यूब? क्यूब के सारे फेसेस क्या होते हैं, क्या होते हैं, स्क्वायर होते हैं। ऑल द फेसेस ऑफ अ क्यूब आर स्क्वायर। तो वी हैव अ क्यूब। इस क्यूब को हम लोग इसके बॉटम पे, बेस पे फिक्स कर देंगे। तो बेसिकली इसको फिक्स क्यों करना है वो भी अच्छे से समझ लो, गेट द आइडिया वेरी क्लियर। तो हमारे पास एक क्यूब था। इमेजिन अगर मैंने इस क्यूब पे फोर्स लगा दिया और मैंने अगर बेस को फिक्स नहीं किया तो क्या होगा? तो क्यूब स्टार्ट्स मूविंग। डिपेंड करता है कि फ्रिक्शन है कि नहीं। आई विल नॉट गो इनटू डिटेल्स ऑफ दैट, लेकिन सिर्फ इतना याद रखना कि अगर हमने इसका बेस फिक्स नहीं किया और हम फोर्स लगा रहे हैं तो शेप तो चेंज नहीं होगा, द बॉडी विल स्टार्ट मूविंग। मतलब क्या होगा कि ये जो क्यूब है ये पूरा का पूरा क्यूब मूव होने लग जाएगा। हम यहाँ पे मोशन की बात नहीं कर रहे हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट मोशन है। तो बेसिकली करते क्या है, हम लोग इसका जो बेस है ना उसको फिक्स कर देते हैं। तो फिक्स कर दिया और अब फोर्स लगाया, और बाय द वे इस फोर्स को तुम बोलते हो टेंजेंशियल फोर्स। व्हाई टेंजेंशियल? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेंजेंट? इट टचेस, इट टचेस एट वन पॉइंट ऑफ द कर्व। राइट, बराबर है। लेकिन टेंजेंशियल फोर्स का मतलब यहाँ पे होता है ग्रेजिंग। ग्रेजिंग मतलब सरफेस को टच करके जाना। तो दो टाइप के फोर्सेस आप सुनोगे, एक होता है नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स जो सरफेस को परपेंडिकुलर लगता है। तो ये जो फोर्स है, जो ये मैंने फोर्स दिखाया है यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड एज नॉर्मल फोर्स। क्योंकि नॉर्मल फोर्स सरफेस को क्या होता है, परपेंडिकुलर। ये शेप चेंज नहीं करेगा, ये वॉल्यूम चेंज करेगा, ये वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, राइट। और जो टेंजेंशियल फोर्स है वो शेप चेंज करता है। तो एक काम करते हैं, लेट अस गिव इट सम नेम। ये जो क्यूब है इसको कुछ नाम दे देते हैं। लेट अस से ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच। ओके, तो ये क्यूब था हमारे पास। वी हैव अ क्यूब ए बी सी डी ई एफ जी एच। द बेस ऑफ दिस क्यूब इज फिक्स्ड, और हमने इसके टॉप सरफेस पे, फ्री सरफेस पे, अपर लेयर पे एक टेंजेंशियल फोर्स लगा दिया। तो होगा क्या, सिर्फ जो लेयर फिक्स है, बेस इज फिक्स, उसको छोड़ के सारे लेयर शिफ्ट होंगे। तो ये जो पहले क्यूब था अब बन जाएगा पैरेललोपिपेड। हाउ डज द पैरेललोपिपेड लुक लाइक? तो ऐसा है। सिर्फ बॉटम का लेयर छोड़ देना, बॉटम का लेयर फिक्स है, वो छोड़ के बाकी सारे के सारे लेयर विल शिफ्ट। तो ये सारे लेयर्स हो गए शिफ्ट। ओके, तो ये जो ई पॉइंट था वो शिफ्ट हो गया ए डैश पे, एफ आ गया एफ डैश पे, जी आ गया जी डैश पे, एच आ गया एच डैश। बराबर। तो यहाँ पे शेप चेंज हुआ, पहले क्या था, क्यूब था, अब क्या बन गया, पैरेललोपिपेड। तो इस केस में दैट इज व्हाई वी डिफाइन इट लाइक दैट, व्हेन एन अप्लाइड फोर्स प्रोड्यूसेस चेंज इन द शेप ऑफ अ बॉडी देन द एसोसिएटेड स्ट्रेस इज नोन एज शियर स्ट्रेस। अब हमको शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला चाहिए। अगेन वेरी सिंपल, तो बहुत ही सिंपल है। हाउ डू डिफाइन स्ट्रेस? फोर्स अपॉन एरिया। तो शियर स्ट्रेस भी स्ट्रेस है, सिर्फ चेंज क्या है, यहाँ पे फोर्स अपॉन एरिया की जगह पे बोलोगे टेंजेंशियल फोर्स। कौन सा फोर्स? टेंजेंशियल फोर्स। कौन सा फोर्स? टेंजेंशियल फोर्स अपॉन एरिया। तो इन शॉर्ट इट इज जस्ट एफ टी बाई ई, टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट एरिया। ओके, गुड, क्लियर यहाँ तक? पक्का पक्का, श्योर। तो बहुत सिंपल है यहाँ। आई विल नॉट राइट डाउन लॉट ऑफ थ्योरी, हो तो नोट्स में है ही तुम्हारे पास। तो कंसीडर द क्यूब ए बी सी डी एफ जी एच। इमेजिन दैट द लोअर surface of the cube is fixed. A tangential force Ft is applied on the upper surface EFGH. So this लेयर, बॉटम लेयर को छोड़ के, बेस लेयर को छोड़ के पूरा का बाकी सारे लेयर शिफ्ट हो गए। E has shifted to this place to E dash, F this places to F dash, D this is G dash, and H this places to H dash. Correct? Then what you will say is that
The cube has now become parallelepiped. Therefore, applied force is producing change in the shape of the body. ये हो गया आपका shear stress. अभी shear strain भी वैसे डिफाइन कर लेंगे. तो shear strain जैसे हम लोग अब तक बाकी डेफिनेशन बना रहे थे, यहाँ पे भी वही होगा. When an applied force produces change in the shape of a body, then the strain associated is called as shear strain. या फिर जैसे change in length upon original length, change in volume upon original volume. यहाँ पे क्या बोलोगे? Change in shape upon original shape. It does not make any sense. उसका मतलब ही नहीं बनता. क्यों? change in shape upon original shape. वो डेफिनेशन दिया होगा वो नहीं बोल रहा हूँ मैं, उसका मैथमेटिकल मतलब नहीं बनता. क्या बोलोगे? पहले ऐसा दिखता था, अभी ऐसा दिखता है. चेंज इन शेप. क्या चेंज इन शेप? क्या बन गया? पैरेललोपिपेड. पहले क्या था? क्यूब. तो क्या लिखोगे? पैरेललोपिपेड माइनस क्यूब, ऐसे लिखोगे क्या? पहले क्या कर रहे थे? चेंज इन लेंथ को क्या कैसे लिख रहे थे? फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ. फाइनल लेंथ क्या था? एल प्लस डेल्टा एल. क्योंकि लेंथ था एल, तुमने लोड लगा दिया तो लेंथ बढ़ गया. कितना बढ़ गया? डेल्टा एल. तो फाइनल लेंथ क्या हो गया? एल प्लस डेल्टा एल. बराबर. ये था फाइनल लेंथ. माइनस क्या किया तुमने? इनिशियल लेंथ. ऐसा ही किया था ना. तो एल प्लस डेल्टा एल माइनस एल, दैट इज चेंज इन लेंथ. तो डेल्टा एल अपॉन ओरिजिनल लेंथ था एल, उसको क्या बोल दिया था तुमने? टेंसाइल स्ट्रेन. यहाँ पे क्या बोलोगे तुम? चेंज इन शेप मतलब क्या? फाइनल शेप माइनस इनिशियल शेप, मतलब क्यूब माइनस पैरेललोपिपेड, ऐसा लिखेंगे क्या हम लोग? तो बोलने के लिए वो डेफिनेशन सही है. चेंज इन शेप पर यूनिट ओरिजिनल शेप इज डिफाइंड एज शियर स्ट्रेन. लेकिन मैथमेटिकली उसका सेंस नहीं बनता है, बिकॉज इट डज नॉट गिव यू एन आइडिया अबाउट हाउ मच इज द स्ट्रेन. स्ट्रेन एक नंबर है, और जितना उसकी वैल्यू ज्यादा हुई, मतलब उतना ज्यादा चेंज है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं टेंसाइल स्ट्रेन की बात कर रहा हूँ, टेंसाइल स्ट्रेन की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, इसका मतलब उतना ही ज्यादा एलोंगेशन है. जैसे वॉल्यूम स्ट्रेन है, उसकी वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, मतलब उतना ही ज्यादा चेंज इन वॉल्यूम है. तो वैसे सिमिलरली शियर स्ट्रेन के लिए, हाउ डू यू से कि शेप में कितना चेंज हुआ, तो उसके लिए एक नंबर चाहिए. तो ओरिजिनल शेप माइनस फाइनल शेप, या फाइनल शेप माइनस ओरिजिनल शेप अपॉन ओरिजिनल शेप, तो कोई सेंस नहीं बनता. इसके लिए हमने यहाँ पे शियर स्ट्रेन का डेफिनेशन ही चेंज कर दिया. तो शियर स्ट्रेन का तीसरा डेफिनेशन क्या है? तो शियर स्ट्रेन का थर्ड डेफिनेशन वेरी इंटरेस्टिंग. सिंपल. देखो, इफ यू सी, अगर आप देख रहे हो, तो बेस को छोड़ के बाकी सारे लेयर शिफ्ट हुए. टॉप मोस्ट लेयर भी शिफ्ट हुआ. मतलब टॉप मोस्ट लेयर का क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट हुआ. तो टॉप मोस्ट लेयर पे हर एक पॉइंट डिस्प्लेस हुआ है. ईच पॉइंट इज डिस्प्लेस्ड. ई कहाँ पे आ गया? ई डैश. एफ कहाँ गया? एफ डैश. एच कहाँ गया? एच डैश. जी कहाँ गया? जी डैश. तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग शियर स्ट्रेन को डिफाइन कर देते हैं. इट इज अ रेशो ऑफ मतलब समथिंग अपॉन समथिंग. इट इज अ रेशो ऑफ रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी लेयर. relative displacement of any layer to that of its distance from the fixed layer. मतलब क्या? बेस को छोड़ के बाकी सारे लेयर क्या हुए? शिफ्ट हुए. मतलब फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे भी एक लेयर ले सकता था नीचे. यहाँ पे आई कुड हैव सेड कि ये भी लेयर है, ये भी शिफ्ट हुआ है. लेकिन हम कौन सा लेयर कंसिडर कर रहे हैं? टॉप मोस्ट. कौन सा कर रहे हैं? टॉप मोस्ट. उसका एक सिंपल सा रीजन है. व्हाई टॉप मोस्ट? अगर क्यूब का साइड लेंथ एल है, इफ द साइड लेंथ ऑफ क्यूब इज एल, तो मुझे टॉप लेयर का बेस से डिस्टेंस पता है. कितना है? एल. तो हम लोग टॉप लेयर ही क्यों लेते हैं? क्योंकि हमको डिस्टेंस पता होता है. किसका डिस्टेंस? टॉप लेयर का. कहां से? बेस से. तो डिफाइन कैसे करते हैं? शेयर स्ट्रेन इज द रेशियो ऑफ, किसका रेशियो? रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी लेयर. और एनी लेयर में एनी लेयर, तो मैंने कौन सा लेयर ले लिया? टॉप लेयर. टू दैट ऑफ इट्स डिस्टेंस. किसका डिस्टेंस? जो लेयर तुम कंसिडर कर रहे हो, तुम कौन सा ले रहे हो? टॉप लेयर. Its distance from the fixed layer. So shear strain is defined as relative displacement of any layer to that of its distance from the fixed layer. Distance from the fixed layer. जिनको अभी भी नहीं समझा, एक बार ध्यान दो. थोड़ा सा इमेजिनेशन बढ़ाना पड़ेगा आपको. So I'll just move to the next page and
लेट्स जस्ट ट्राई टू इमेजिन विदाउट अ डायग्राम। हमारे पास एक क्यूब था, टेंजेंशियल फोर्स लगा, चेंज शेप चेंज हो गया, क्या बन गया? पैरेललोग्राम। सिर्फ बेस फिक्स था, तो बेस का लेयर छोड़ के बाकी सारे लेयर क्या हुए? शिफ्ट हुए, मतलब क्या हुए? डिस्प्लेस हुए। बराबर, करेक्ट। तो शियर स्ट्रेंथ डिफाइन कैसे किया हमने? रेशो, किसका रेशो? रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी लेयर। तो जो भी लेयर शिफ्ट हुआ है, कोई भी लेयर लो, उसका रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट देखो। रिलेटिव मतलब क्या बताता हूं मैं, टू दैट ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स लेयर। किसका डिस्टेंस? इट्स डिस्टेंस मतलब किसका डिस्टेंस? जो लेयर शिफ्ट हुआ है उसका डिस्टेंस। और शिफ्ट के लिए तुमने कौन सा लेयर कंसिडर किया है? टॉप लेयर। तो फिर रिलेटिव डिस्टेंस ऑफ टॉप लेयर अपॉन इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स लेयर, याद रहेगा? तो व्हाट इज शियर स्ट्रेंथ? इट इज द रेशियो ऑफ रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ any layer to that of its distance from the fixed layer। और fixed layer कौन सा था? base। वेरी गुड। तो तुमको अगर shear strain का डेफिनेशन समझा है तो फॉर्मूला भी बन जाएगा। रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी लेयर। तो बताओ तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ टॉप लेयर? ई पॉइंट कहां शिफ्ट हो गया? तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? ई डैश अपॉन इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड लेयर। ई का डिस्टेंस फिक्स्ड लेयर से कितना था? कितना था? ईडी। तो ई डैश अपॉन ईडी। या फिर सिर्फ ई शिफ्ट हो गया? नहीं, और कौन हुआ? एच। एच भी हुआ, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? एच एच डैश, एच एच डैश अपॉन अपॉन एच ए। या फिर एफ भी शिफ्ट हुआ है, तो क्या लिखोगे? एफ एफ डैश अपॉन एफ सी। और जी भी शिफ्ट हुआ है, तो क्या लिख सकते हो? जी जी डैश अपॉन अपॉन जी बी। तो ये सारे फॉर्मूला शियर स्ट्रेन के हैं। ई डैश अपॉन ईडी, एच एच डैश अपॉन एच ए, एफ एफ डैश अपॉन एफ सी, जी जी डैश अपॉन जी बी। यहाँ तक क्लियर? अब एक काम करते हैं, एक बात बताओ, ई डैश, एच एच डैश, एफ एफ डैश और जी जी डैश की वैल्यू सेम आएगी क्या? सेम होगी ना? ये जितना ई शिफ्ट हुआ है उतना ही एफ शिफ्ट हुआ है, उतना ही जी शिफ्ट हुआ है, उतना ही एच शिफ्ट हुआ है। सही है, सब सेम है। तो एक काम करते हैं, इसको डेल्टा एल बोल देते हैं। क्या बोल देंगे इसको? डेल्टा एल। तो न्यूमरेटर क्या बन गया? क्या बन गया? डेल्टा एल। क्या बन गया? डेल्टा एल। एच ए डिस्टेंस कितना था? एच ए डिस्टेंस कितना था? एल। तो ईडी कितना होगा? एल। एफ सी कितना होगा? एल। जीबी कितना होगा? एल। ये क्या हो गया? सही है। लेकिन डेल्टा एल वाई क्या था? टेंसाइल स्ट्रेन। तो शियर स्ट्रेन और टेंसाइल स्ट्रेन का फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम बनता है। सिर्फ डिफरेंस क्या है फिर? डिफरेंस ये है कि शियर स्ट्रेन में हमारे पास वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट था, वायर। वायर का ओरिजिनल लेंथ था एल, और लोड लगाने के बाद उसका लेंथ इंक्रीज हो गया डेल्टा एल से। तो वहां पे डेल्टा एल इज द इंक्रीज इन लेंथ ऑफ वायर एंड एल इज द ओरिजिनल लेंथ ऑफ वायर। यहाँ पे डेल्टा एल इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द टॉप लेयर एंड एल इज इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड लेयर। तो फॉर्मूला सेम बनता है, तो याद रखना अब कि दोनों का फॉर्मूला ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ यहाँ पे डेल्टा एल और एल का मतलब अलग है। बराबर, याद रहेगा पक्का? ओके। अब ये काम करते हैं, इस एंगल को थीटा मान लेते हैं। थीटा मान लेते हैं इसको। व्हाट इज tan थीटा? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। थीटा का अपोजिट कौन है? एच एडजेसेंट मतलब कौन है? डेल्टा एल। और एडजेसेंट कौन है? एल। तो ये डेल्टा एल बाय क्या बन गया? tan थीटा। तो दिस इज इक्वल टू tan थीटा। मतलब व्हाट इज शियर स्ट्रेन? tan थीटा। बराबर, tan थीटा एंगल। और अगर एंगल स्मॉल हुआ, इफ थीटा इज स्मॉल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan थीटा? व्हाट इज tan थीटा बाय द वे? sin थीटा अपॉन cos थीटा। आपको याद है sin थीटा स्मॉल एंगल के लिए क्या होता है? थीटा होता है। और cos थीटा कितना होता है? 1। तो ये कितना आ गया? थीटा। तो व्हाट इज शियर स्ट्रेन? व्हाट इज शियर स्ट्रेन? व्हाट इज शियर स्ट्रेन? थीटा। तो शियर स्ट्रेन के तीन फॉर्मूला है, डेल्टा एल बाय एल
या फिर tan थीटा या फिर थीटा। डन खत्म। तो व्हाट इज शियर स्ट्रेन? एंगल थीटा। डन। याद रहेगा? पक्का पक्का? श्योर श्योर? गुड। तो आई रिपीट वंस अगेन। प्रॉब्लम पहले समझोगे तो सॉल्यूशन समझ में आएगा। हमको तीन टाइप के स्ट्रेस, तीन टाइप के स्ट्रेन डिफाइन करने थे। हमने कल दो दो टाइप के कर लिए थे, तीसरा बाकी रह गया था। तीसरा था रिलेटेड टू चेंज इन शेप। So when an applied force produces change in the shape of a body, then the associated stress is called as shear stress. Shear stress is tangential force upon area Ft by A. What is shear strain? It is defined as a ratio of relative displacement of any layer to that of its distance from the fixed layer. A, सॉरी, ऊपर का जो सरफेस था, ऊपर का सरफेस था वो था EFGH। शिफ्ट हम देख रहे हैं ऊपर के सरफेस में, E आ गया E डैश पे, तो रिलेटेड डिस्प्लेसमेंट हो गया E डैश, H डैश, G डैश या फिर F डैश, बराबर। अपॉन डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड लेयर। अगर मैं E डैश लिख रहा हूं तो E डैश का फिक्स्ड लेयर से डिस्टेंस कितना था? ED। अगर मैं H डैश लिख रहा हूं तो अपॉन HA। अगर मैं F डैश लिख रहा हूं तो FC। और अगर मैं G डैश लिख रहा हूं तो GB। ये जो E डैश, F डैश, H डैश, G डैश, सबको क्या बोल दिया हमने? डेल्टा एल, राइट। और ये FC, GB, HA, ये जो भी था AD, ये क्या बोल दिया? एल। तो क्या बन गया? डेल्टा एल बाय एल। डेल्टा एल बाय एल, डेल्टा एल बाय एल। और जो एंगल बना, क्योंकि जब जब डिस्प्लेसमेंट होता है, जब डिस्प्लेसमेंट होता है तो यहाँ पे एंगल बनता है। तो क्या बोल दिया? थीटा। तो व्हाट इज tan थीटा? अपोजिट साइड डेल्टा एल अपॉन एडजेसेंट साइड एल। तो ये डेल्टा एल बाय एल क्या आ गया? tan थीटा। लेकिन अगर एंगल स्मॉल हो तो tan थीटा क्या होता है? थीटा। सो यू हैव थ्री फॉर्मूलाज फॉर शियर स्ट्रेन, डेल्टा एल बाय एल, tan थीटा एंड थीटा। यहाँ तक क्लियर? पक्का पक्का क्लियर? श्योर श्योर? अभी अगला टॉपिक है हुक्स लॉ। हुक्स लॉ है ना? नेक्स्ट टॉपिक इज हुक्स लॉ, राइट। अभी हुक्स लॉ समझेगा तो अगले तीन टॉपिक समझेंगे। इट इज ऑल कनेक्टेड। तुमको स्ट्रेस समझ में आया, स्ट्रेन समझ में आया, तो टेंसाइल स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेन, शियर स्ट्रेन समझेगा। हुक्स लॉ समझेगा तो यंग्स मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस एंड मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी समझ में आएगा। और इतना समझ में आया तो चैप्टर खत्म हो गया। उतना ही चैप्टर है। आगे के एक दो टॉपिक जो है दे आर नॉट वेरी डिफिकल्ट। तो अगला टॉपिक है हुक्स लॉ। हुक्स लॉ, और बहुत सिंपल स्टेटमेंट है इसका। द स्टेटमेंट इज वेरी सिंपल। इट टेल्स यू दैट विद इन इलास्टिक लिमिट, ये इलास्टिक लिमिट क्या बताता हूं मैं, विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन प्रोड्यूस इन द बॉडी। डन। विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन प्रोड्यूस इन अ बॉडी। अब इसका मतलब क्या है पहले वो समझो। इलास्टिक लिमिट में बताऊंगा आपको। स्ट्रेस क्या था? व्हाट इज स्ट्रेस बाय डेफिनेशन? फोर्स अपॉन एरिया। वेरी गुड, ठीक है, फोर्स अपॉन एरिया। व्हाट इज स्ट्रेन? चेंज इन डायमेंशन पर यूनिट ओरिजिनल डायमेंशन। तो समझने के लिए एक वायर का केस ले लो, मतलब स्ट्रेस यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेस है और स्ट्रेन यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेन है। सिर्फ समझने के लिए, हुक्स लॉ को समझने के लिए हम सिंपल केस लेते हैं वायर का। एक वायर था 10 मीटर लॉन्ग, तो इनिशियल लेंथ इज 10 मीटर। मैंने उसके नीचे 1 किलो का लोड लगा दिया। 1 किलो मतलब 1 इंटू जी, मतलब लगभग 10 न्यूटन का फोर्स है ना। व्हाट इज वेट? mg। मास कितना है? 1। जी कितना है? 10। तो कितना हो गया? 10 न्यूटन। तो 10 न्यूटन का मैंने उसके नीचे लोड लगा दिया। क्या होगा? क्या होगा? चेंज इन लेंथ होगा। वेरी गुड, सफिशिएंट, गुड आंसर। अब मैंने 1 की जगह पे 2 kg का लोड लगा दिया। क्या होगा? ज्यादा चेंज होगा। वेरी गुड। 3 किलो लगाया तो क्या होगा? और ज्यादा चेंज होगा। स्ट्रेस किस पे डिपेंड करता है? फोर्स पे। तुम क्या बढ़ा रहे थे? फोर्स। मतलब तुम क्या बढ़ा रहे थे? स्ट्रेस। सही है। तुमने जैसे ही फोर्स बढ़ाया मतलब स्ट्रेस बढ़ाया, तो क्या बढ़ा? लेंथ बढ़ते गया, मतलब चेंज इन लेंथ बढ़ते गया। लेकिन चेंज इन लेंथ हमको कौन बताता है? स्ट्रेन, बराबर। तो जितना फोर्स बढ़ेगा उतना लेंथ बढ़ेगा, मतलब जितना स्ट्रेस बढ़ेगा उतना स्ट्रेन बढ़ेगा। हो गया, दैट इज हुक्स लॉ। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। लॉजिकली स्पीकिंग, जितना लोड लगाते जाओगे उतना ज्यादा चेंज इन लेंथ होगा। और इलास्टिक लिमिट क्या है मैं बताता हूँ, थोड़ा वेट करना पड़ेगा आपको। यू हैव टू वेट लिटिल बिट। तो विद इन इलास्टिक लिमिट, विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस
is directly proportional to strain. Stress is directly proportional to strain. और रिमेम्बर फिजिक्स समझना है तो आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू हमेशा always take some example and try to understand कि what they are trying to say. Stress मतलब force, strain मतलब change in dimension. More the stress मतलब more is the change in dimension. Simple. So stress is proportional to strain. तो stress is proportional to strain मतलब stress equal to some constant into strain. ये कांस्टेंट क्यों लिखा? क्योंकि जब तुम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हो तो क्या लिखते हो? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी. तो व्हाट इज दिस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी? इसको एक स्पेसिफिक सिंबल दिया है. दिया है क्या? लिखा है कुछ? नहीं, वो तो वाई यंग मॉडुलस है. नहीं बोला है? हाँ, नहीं बोला है. ठीक है, जस्ट लेट मी चेक. मे बी इसमें नहीं दिया होगा. इसको ई लिखते हैं वैसे. ई क्या लिखते हैं इसको? ई, कैपिटल ई. ओके, ठीक है, डजंट मैटर. डजंट मैटर. इसको नॉर्मली ई लिखते हैं. तो व्हाट इज दिस कांस्टेंट? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन. So this constant which is stress upon strain is called as modulus of elasticity. क्या बोलते हैं इसको? Modulus of elasticity. So this constant is known as modulus of elasticity. Modulus of elasticity. तो तुम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को डिफाइन कर सकते हो एज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू दैट ऑफ स्ट्रेन. The ratio of stress to that of strain is defined as modulus of elasticity. बंद करो खिड़की विड़की, बंद कर दो. ओके, गुड गुड. तो क्या था? जितना ज्यादा स्ट्रेस होगा उतना ज्यादा स्ट्रेन होगा. तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. तो स्ट्रेस इक्वल टू कांस्टेंट इनटू स्ट्रेन. तो कांस्टेंट इज स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन and this constant is called as modulus of elasticity. So it can also be defined as a ratio of stress to that of strain. मैं अभी लिखूंगा नहीं हो, I not write it down here. ओके, अभी जो कांस्टेंट है जिसको तुमने मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी बोला है, इसके डायमेंशंस क्या आएंगे, इसके यूनिट क्या आएंगे, वो आगे भी डिस्कस करेंगे, सिर्फ पता होने के लिए. कांस्टेंट मतलब मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, इट इज स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन. स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया. स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ. लेकिन स्ट्रेन इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी. लेंथ अपॉन लेंथ, वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम, वो डायमेंशनलेस होता है. तो डायमेंशंस कहां से आएंगे? स्ट्रेस से. तो जो यूनिट स्ट्रेस के होंगे वो यूनिट किसके होंगे? मॉड्यूलस के होंगे. व्हाट इज स्ट्रेस? फोर्स अपॉन एरिया. फोर्स इज इन न्यूटन, एरिया इज इन मीटर स्क्वायर. तो दिस मॉड्यूलस इज आल्सो इन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. अभी अच्छे से सिस्टम में डाल लो, आगे हमको बहुत ज्यादा लगने वाला है. वो डायमेंशंस ऑफ प्रेशर m1 l-1 t-2. तो प्रेशर के डायमेंशन, स्ट्रेस के डायमेंशन एंड मॉडुलस के डायमेंशन सेम है. यहां तक क्लियर? पक्का पक्का? श्योर श्योर? 100%. अब ये इलास्टिक लिमिट मतलब क्या, वो भी समझ लेते हैं. व्हाट इज दिस इलास्टिक लिमिट? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इलास्टिक लिमिट. एक काम करते हैं, जो तुमको मैंने अभी एग्जांपल दिया था, हमारे पास 10 मीटर लॉन्ग वायर था, हमने 1 kg का लोड लगा दिया. इसको अभी ग्राफिकली देखते हैं कि क्या होगा. एक ग्राफ के थ्रू प्लॉट करेंगे. तो व्हाट वी विल डू इज एक ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं. लेट अस प्लॉट अ ग्राफ. ग्राफ के y एक्सिस पे फोर्स या फिर स्ट्रेस प्लॉट करना, x एक्सिस पे चेंज इन लेंथ या फिर स्ट्रेन प्लॉट करना. इसको स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ भी बोलते हैं. और जिनको आगे जाके मैकेनिकल, सिविल, इसमें इंजीनियरिंग करना होगा, तुमको बहुत लगने वाला है. सॉम टॉम नाम का सब्जेक्ट होता है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एक्सेट्रा, थ्योरी ऑफ मटेरियल्स. वहां पर तुमको ये लगने वाला है वापस से. तो ये तुमको पता होना ही चाहिए. लेट अस टेक एन एग्जांपल और फिर हम लोग प्लॉट कर लेंगे एग्जांपल.
वही एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास एक 10 मीटर लंबा वायर था, उसको रिजिड सपोर्ट से बांध दिया, नीचे अभी तक लोड नहीं लगाया है, देयर इज नो लोड एज ऑफ नाउ। अभी मैं क्या करूंगा, एक एक किलो के हिसाब से लोड बढ़ाते जाऊंगा, और ऐसा अज्यूम कर लेंगे, इमेजिन कर लेंगे कि जब तक लोड 5 किलो नहीं होता, 5 किलो नहीं होता, तब तक हर 1 किलो लोड बढ़ाने के बाद लेंथ ऑफ द वायर इज इंक्रीजिंग बाय 1 मीटर। मतलब मैंने 1 किलो का लोड लगाया तो 10 मीटर का वायर कितना हो गया, 11 मीटर। 2 किलो लगाया तो 12, कब तक, 5 किलो तक। ओके, तो आई पुट 1 kg मास, मतलब आई इंक्रीज स्ट्रेस, तो व्हाट विल इंक्रीज स्ट्रेन, राइट। तो 10 मीटर का वायर 11 हो गया, चेंज इन लेंथ इज 1 मीटर। फिर मैंने लोड बढ़ा दिया, 2 kg कर दिया, अब कितना हो गया, 12 मीटर। 3 किलो किया, 13 मीटर। 4 किलो किया, 14 मीटर। 5 किलो किया, 15 मीटर। तो पर केजी इंक्रीज इन लोड, पर केजी इंक्रीज इन स्ट्रेस, स्ट्रेस जितना स्ट्रेस बढ़ेगा उतना ही स्ट्रेन बढ़ेगा। अगर आप अगर आप इसको ग्राफ पे प्लॉट कर रहे होते ना, तो तुमको पता है ऐसा मिलता, ऑल दिस पॉइंट will lie in a straight line, will lie in a straight line। इसको बोलते हो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। सही है, यहां तक क्लियर, बराबर। जितना लोड बढ़ेगा उतना ही स्ट्रेन बढ़ेगा, मतलब लेंथ चेंज होगा। अब थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड कर देते हैं। देखो आइडिया क्या है, आइडिया ये है कि जब मैंने 1 kg का लोड लगाया था तो वायर का लेंथ क्या हो गया था, 11 मीटर। अब इमेजिन मैंने 1 किलो का लोड हटा दिया, तो क्या होना चाहिए, द वायर शुड गो बैक टू इट्स ओरिजिनल लेंथ, मतलब 10 मीटर्स। सही है। हमने इलास्टिसिटी डिफाइन ही ऐसा किया है कि जब तुम एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स लगाओगे तो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा, जब तुम एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स हटा दोगे तो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स क्या करेगा, बॉडी का ओरिजिनल शेप एंड साइज रिस्टोर करेगा। तो जब मैंने 1 kg का लोड लगाया था वो एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स था, मतलब वायर स्ट्रेच हुआ, वायर स्ट्रेच हुआ तो वायर के अंदर क्या डेवलप हुआ, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स। तो जब मैंने एक्सटर्नल फोर्स निकाल दिया तो रिस्टोरिंग फोर्स ने क्या किया, वायर को उसके ओरिजिनल लेंथ पे लेके गया, राइट। 2 kg का लोड लगाया, लेंथ हो गया 12 मीटर, लोड हटा दिया, क्या होगा, 10 मीटर, राइट। ऐसा 5 kg के लोड तक चलेगा। मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के लिए वैल्यू ली है, क्योंकि मुझे एक वैल्यूज के थ्रू ही बताना होता है, ये ज्यादा बेटर होता है हमेशा। मतलब 5 किलोग्राम ये लिमिट है। अब 5 किलोग्राम के बाद क्या होने वाला है वो सुनो। सपोज 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 इमेजिन, कंसिडर, ओके, थोड़ा डर, एनीवेज, पुअर जोक अपार्ट, यहाँ पे ध्यान दो। तो अभी 5 की जगह पे 6 kg कर दिया। अभी क्या हो रहा था, एक एक केजी के लिए कितना लेंथ इंक्रीज होता, 1 मीटर। अब नहीं होगा। अब तुमने 6 किलो कर दिया ना, तो लेंथ विल इंक्रीज बाय मोर देन 6 मीटर, मतलब इट मे गो टू 20 मीटर, डबल हो गया, ऐसा हो सकता है। ऐसा क्यों होता है, और तुमने लोड निकाल लिया, इफ यू रिमूव द लोड देयर इज नो वे दैट द वायर विल गो बैक टू इट्स ओरिजिनल लेंथ। मतलब तुमने 6 किलो लगा दिया, वायर हो गया डायरेक्ट 20 मीटर का, तुमने लोड हटा दिया, लोड हटने के बाद 12 मीटर पहुंच गया वो, ओरिजिनल कितना था, 10 मीटर। अभी कितना हो गया, इसका मतलब जो मटेरियल है वायर का, इट हैज स्टार्टेड लूजिंग इट्स इलास्टिक प्रॉपर्टी, इसलिए इसको बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। द मैक्सिमम लिमिट अप टू विच, द मैक्सिमम लिमिट, और किसका लिमिट, द मैक्सिमम लिमिट किसका लिमिट, स्ट्रेस का लिमिट। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस अप टू विच स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। और एक चीज जो तुमको पता होनी चाहिए वो मैथमेटिक्स है। तुमने क्या प्लॉट किया यहाँ पे, स्ट्रेस, यहाँ क्या प्लॉट किया, स्ट्रेन। दिख रहा है क्या तुमको ये, y इक्वल टू mx का फॉर्म है, तो ये स्ट्रेट लाइन दिखने वाला था। तो व्हाट इज इलास्टिक लिमिट, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस up to which stress is directly proportional to strain is called as elastic limit। तो मैक्सिमम वैल्यू, इलास्टिक लिमिट मतलब किसकी वैल्यू, स्ट्रेस की वैल्यू, स्ट्रेन की स्ट्रेस की, स्ट्रेस की, स्ट्रेस की स्ट्रेन की, स्ट्रेस की, किसकी। तो इलास्टिक लिमिट के डायमेंशन क्या आएंगे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।
मतलब m1 l-1 t-2. The maximum value of stress up to which stress is directly proportional to strain. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, मतलब स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, इसका ये मतलब होता है प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन is known as elastic limit, is known as is known as is known as क्या क्या बोला इसको तुमने, इलास्टिक लिमिट। वेरी गुड। अब तुमने ये मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कैसे डिफाइन किया था, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, कैसे डिफाइन किया था, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। वेरी गुड, करेक्ट। अगर ये y इक्वल टू mx है, n क्या होता है इधर, स्लोप, तो स्लोप कैसे निकालते हो, y बाय एक्स, y बाय एक्स, y बाय एक्स, y एक्सिस कौन है हमारा, स्ट्रेस, और एक्सिस कौन है, तो अगर मुझे ग्राफ से मॉड्यूलस की वैल्यू निकालनी हो तो क्या निकालना पड़ेगा, क्या फाइंड करना पड़ेगा, स्लोप। तो ये जो मॉड्यूलस है ना, मॉड्यूलस मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इज द स्लोप ऑफ, किसका स्लोप है, इज द स्लोप ऑफ, किसका स्लोप है, किस कौन से ग्राफ का स्लोप है, इज द स्लोप ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, इट इज द स्लोप ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। तो स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ का स्लोप मतलब मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, क्योंकि जेडबलई नीट में बहुत क्वेश्चन आए, ग्राफ दे दिया, कुछ तो पूछ लिया, और वो जो कुछ तो पूछा था, उस कुछ तो में तुमको मॉड्यूलस की वैल्यू चाहिए थी, पता ही नहीं, दी नहीं है, दी है ग्राफ में से फाइंड करो, स्लोप निकालो, और स्लोप कैसे फाइंड करो तुमको पता होना चाहिए। 2 पॉइंट लेते हो, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, बराबर। तो अगर मुझे ग्राफ से मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी फाइंड करना हो तो क्या करेंगे, स्लोप फाइंड करेंगे, क्या करेंगे, स्लोप फाइंड करेंगे, राइट। तो व्हाट इज हुक स्लोप, within elastic limit stress is directly proportional to strain, so stress is proportional to strain, मतलब stress equal to constant into strain, so constant is equal to stress upon strain, this constant is called as modulus of elasticity, right, बराबर, पक्का। what is elastic limit, the maximum value of stress up to which stress is directly proportional to strain is called as elastic limit। अगर मुझे मॉड्यूलस की वैल्यू ग्राफ से फाइंड करनी है तो कैसे फाइंड करेंगे, स्लोप ऑफ विच ग्राफ, स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ, वेरी गुड। अब अगर तुमको ये समझा है तो 3 टाइप के मॉड्यूलस होते हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। सबसे पहले टाइप को तुम बोलते हो यंग्स मॉड्यूलस। अब 3 टाइप क्यों आए, लॉजिकली स्पीकिंग हमारे पास स्ट्रेस कितने टाइप के थे, 3, स्ट्रेन कितने टाइप के थे, 3, और ये जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी तुमने डिफाइन कैसे किया, व्हाट अपॉन व्हाट, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो मैं एक बार टेंसाइल स्ट्रेस अपॉन टेंसाइल स्ट्रेन लिखूंगा तो वो एक टाइप का मॉड्यूलस बन गया, मैं एक बार वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन लिखूंगा तो वो दूसरे टाइप का बन गया, मैं एक बार शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन लिखूंगा तो वो तीसरे टाइप का बन गया, क्योंकि स्ट्रेस 3 टाइप के थे, स्ट्रेन 3 टाइप के थे, तो उनके रेशो भी 3 टाइप के। एक है यंग्स मॉड्यूलस, कौन सा है, यंग्स मॉड्यूलस, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, ऑफ इलास्टिसिटी। इसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल वाई से, कैपिटल वाई, ओके, गुड, क्लियर। तो जैसे हमने बोला था, when an applied force produces change in length of a body, then the associated stress is called as tensile stress. When an applied force produces change in the length of the body, then the associated strain is called as tensile strain. When, remember अच्छे सुन लो, the modulus of elasticity associated with change in length will be called as Young's modulus, क्योंकि ये रेशो किसका होगा, टेंसाइल स्ट्रेस अपॉन टेंसाइल स्ट्रेन का। तो इसको डिफाइन करने के तुम बोलोगे इट इज अ रेशियो ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस टू दैट ऑफ टेंसाइल स्ट्रेन, और आप बोलोगे इट इज द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, सॉरी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एसोसिएटेड विद चेंज इन लेंथ, एसोसिएटेड विद चेंज इन लेंथ, ओके।
तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी associated with change in length of a body अपॉर्चुनिस्ट बोलते हैं ऐसे लोगों को। क्या बोलते हैं? अपॉर्चुनिस्ट। मेरा सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा क्या ध्यान गया तो तुम लोग बड़बड़ चालू कर देते हो, तो बातें मत करो। तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी associated with change in length of a body is known as, क्या बोलते हैं इसको? is known as Young's modulus. Of course, Young's modulus of elasticity सही बात है। इसका और एक नाम भी है, इसको बोलते हैं elasticity of length। क्या बोलता है? elasticity of length। It is also known as elasticity of length। elasticity of length। ओके, हम लोग डिफाइन करेंगे मैथमेटिकली। इट इज अ रेशियो ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस टू दैट ऑफ टेंसाइल स्ट्रेंथ, वो करेंगे हम लोग। तो चलो कर लेते हैं, कोई बात नहीं। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, किसका रेशियो? टेंसाइल स्ट्रेस मतलब लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस टू दैट ऑफ टेंसाइल स्ट्रेन मतलब लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन टू दैट ऑफ टेंसाइल स्ट्रेन। So mathematically speaking, Young's modulus Y is tensile stress। अभी जो बातें कर रहे हैं ना, तुम्हारे ऊपर अभी क्वेश्चन आने वाला है, फायरिंग होने वाली है, फायरिंग, bombardment of questions। You will be target and I'll be throwing particles at you in the form of questions। तो टेंसाइल स्ट्रेस अपॉन टेंसाइल स्ट्रेन। इमेजिन हमने एक वायर लिया जिसका लेंथ था कैपिटल एल, ओरिजिनल लेंथ इज कैपिटल एल, उसका रेडियस है आर, तो एरिया कितना हो गया? पाई आर स्क्वायर। नीचे लगा दिया लोड इज एम जी, बराबर। तो अच्छे सुन लो, वायर का एक एंड रिजिड सपोर्ट को फिक्स किया है, दूसरे एंड पे लोड लगाया है एम जी। वायर का लेंथ था कैपिटल एल, वायर का रेडियस था आर, तो एरिया बन गया पाई आर स्क्वायर। तो व्हाट इज टेंसाइल स्ट्रेस? एम जी अपॉन पाई आर स्क्वायर। ये सब आपको नोट्स में दिया है, तो मैं वापस लिखने नहीं वाला, बताने नहीं वाला यहाँ पे लिख के। इमेजिन अ वायर ऑफ लेंथ कैपिटल एल of cross-sectional area A, radius R. Imagine a load mg is attached to the free end of the wire, और तुमको पता होना चाहिए वो वही चीज रिपीट हो रही है जो हमने स्ट्रेस के टाइम पे लिखा था, वो सब वापस। तो वापस मैं नहीं लिखने वाला, आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम में। ओके, व्हाट इज टेंसाइल स्ट्रेन? अब ये जो लोड हमने लगाया, मान लो इस लोड की वजह से ना डेल्टा एल इज चेंज इन लेंथ, डेल्टा एल, तो क्या आएगा? डेल्टा एल बाय एल। ये क्या बन जाएगा? एम जी कैपिटल एल, क्योंकि डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, अपॉन पाई आर स्क्वायर डेल्टा एल। सिर्फ क्या है, कुछ बुक्स में डेल्टा एल नहीं लिखते, वो लिखते हैं स्मॉल एल। क्या लिखते हैं वो? स्मॉल एल। तो बन गया यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला, एम जी एल अपॉन पाई आर स्क्वायर स्मॉल एल। यही है ना? यही होगा। क्लियर यहाँ तक? पक्का? अब ऑफ कोर्स नया क्वांटिटी है तो ऐसा यूनिट बता दो, मैंने तो ऑलरेडी बता दी। हाँ, ऐसा यूनिट ऑफ वाई इज न्यूटन, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एनी मॉड्यूलस, वो यंग हो, बल्क हो या फिर रिजिडिटी हो, सबका यूनिट एंड डायमेंशन सेम होता है। डायमेंशन ऑफ वाई m1 l माइनस 1 t माइनस 2। गुड। अब हर एक फिजिकल पैरामीटर, मैंने नाम में बोल दिया फिजिकल पैरामीटर, मतलब इट गिव्स यू इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू समथिंग फिजिकल अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग। फॉर एग्जांपल वेलोसिटी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेलोसिटी? मैं फॉर्मूला नहीं पूछ रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वो फॉर्मूला हो गया।
एक सेकेंड में ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया, दैट इज द इजीएस्ट वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग व्हाट वेलोसिटी इज। व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक सेकेंड में बॉडी का वेलोसिटी कितने से चेंज हुआ। फिजिक्स को पढ़ने के लिए नहीं पढ़ना होता है, उसको समझने के लिए पढ़ना होता है। तो हर एक फिजिकल क्वांटिटी का एक पैरामीटर का मतलब होता है, फिजिकल मीनिंग होता है। इससे तो फिजिकल बोलते हैं ना, फिजिकल पैरामीटर। तो यंग्स मॉडुलस भी फिजिकल पैरामीटर है, तो इसका भी कुछ फिजिकल मतलब है। अब इसका फिजिकल मतलब क्या है पहले वो समझ लो। देखो व्हाट हैपेंस इज, जब आपने एक वायर लिया था, नीचे लोड लगाया था, लोड इज ट्राइंग टू डू व्हाट, ट्राइंग टू इंक्रीज द लेंथ। लेकिन जब लेंथ बढ़ रहा था तो पार्टिकल्स का डिस्टेंस भी बढ़ रहा था, और जब पार्टिकल का डिस्टेंस बढ़ रहा था तो क्या डेवलप हो रहा था? इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स। और ये इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स एक्सटर्नल फोर्स को क्या होता है? अपोजिट इन डायरेक्शन। तो ये जो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स है ये क्या करेगा? ये चेंज इन लेंथ को अपोज करेगा। क्या करेगा? अपोज करेगा, मतलब क्या करेगा? रजिस्ट करेगा। तो यंग्स मॉडुलस की वैल्यू तुमको बताती है व्हाट इज द अपोजिशन ऑफर्ड बाय अ मटेरियल टू चेंज इन इट्स लेंथ व्हेन एन एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स इज अप्लाइड टू इट। तो जब आप एक वायर के ऊपर एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हो तो वायर चेंज इन लेंथ को, क्योंकि फोर्स लेंथ चेंज करने की कोशिश करेगा लेकिन वायर उसको अपोज करेगा। तो व्हाट इज द अपोजिशन ऑफर्ड बाय, मतलब रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द मटेरियल टू चेंज इन इट्स लेंथ is called as Young's modulus. So Young's modulus measures the resistance offered by, measures the resistance offered by a material, to change in its length, to change in its length due to external deforming force. अभी लॉजिकली स्पीकिंग, थोड़ा सा फिजिक्स पढ़ के जब समझ में आता है ना तो ज्यादा मजा आता है। और ये ऐसा भी है, स्टील वायर का यंग मॉडुलस का वैल्यू होता है 2 × 10⁻11। तुम देखोगे ये यंग मॉडुलस की वैल्यू हमेशा 10⁻10, 10⁻9, 10⁻11 में मिलेगा। स्टील का फिक्स्ड वैल्यू है 2 × 10⁻11, राइट। और अगर तुम कोई और मटेरियल लेते हो, रबर वबर कुछ लेते हो, उसका वैल्यू कम मिलेगा तुमको, 10⁻8, 9 ऐसा कुछ मिलेगा, मतलब कम है। तो कौन सा मटेरियल चेंज इन लेंथ को ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करता है? जितना यंग्स मॉडुलस का वैल्यू ज्यादा, उतना ही ज्यादा अपोजिशन है। तो विच सब्सटेंस ऑफर्स मोर रेजिस्टेंस टू चेंज इन लेंथ? स्टील। और ऐसा ही होता है, एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल इमेजिन हमारे पास एक 10 मीटर लंबा स्टील वायर था और एक रबर का वायर है 10 मीटर लंबा, सेम, दोनों सेम। दोनों को हमने सेम रिजिड सपोर्ट से बांध दिया, दोनों के नीचे हमने सेम लोड लगा दिया। ज्यादा लेंथ किसका चेंज होगा? रबर का, क्योंकि उसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मतलब यंग्स मॉडुलस की वैल्यू उसकी कम है। तो जितना ज्यादा वैल्यू हो यंग्स मॉडुलस का, मतलब उतना ही मटेरियल चेंज इन लेंथ को क्या करेगा? अपोज करेगा। तो एवरी फिजिकल क्वांटिटी हैज सम मीनिंग। तो जब ये चीजें समझेगी तो अपने आप आपको बेसिकली थ्योरी अच्छे से पता हो तो क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, क्योंकि पता होता है कि ये क्वांटिटी क्या बता रहा है, इसके यूनिट्स क्या आएंगे, इसके डायमेंशंस क्या आएंगे। क्लियर यहाँ तक? गुड। तो ये हो गया एवरीथिंग अबाउट यंग्स मॉडुलस। दूसरा जो मॉडुलस है उसको तुम बोलते हो बल्क मॉडुलस। क्या बोलते हैं उसको? बल्क मॉडुलस। बल्क बल्क मॉडुलस। अभी जो बल्क मॉडुलस है ना, इसके नोटेशन वेरी करते हैं। स्टेट बोर्ड के टेक्स्ट बुक देखोगे तो के से डिनोट करेंगे, और अगर सीबीएसई एनसीईआरटी के बुक देखोगे तो इसको बीटा बोलेंगे। तो कहीं पे बीटा आए तो वो यही है, कहीं पे के आए तो वो भी यही है। तो डू नॉट गेट कंफ्यूज बिटवीन द टू थिंग्स। तो जैसे तुमने मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस को डिफाइन किया था, कैसे डिफाइन किया था? मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी एसोसिएटेड विद चेंज इन लेंथ ऑफ अ बॉडी इज नोन एज यंग्स मॉडुलस। हाउ विल यू डिफाइन बल्क मॉडुलस? Modulus of elasticity associated with change in volume of a body is known as bulk modulus. It is also known as mod elasticity of length. वहां पे क्या बोलोगे?
वॉल्यूम, इलास्टिसिटी ऑफ वॉल्यूम। ओके, तो ये चैप्टर मेरा भी फेवरेट है फॉर सम अदर रीजन। यू अंडरस्टूड व्हाट इज द रीजन? कॉपी एंड पेस्ट, लिखने में एफर्ट्स कम जाते हैं ना, तो इट इज गुड। तो क्या लिखेंगे? मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी एसोसिएटेड विद चेंज इन वॉल्यूम इज नोन एज बल्क मॉड्यूलस। चेंज इन वॉल्यूम known as bulk modulus, but it is also known as elasticity of volume, length नहीं, volume। देन जैसे तुमने बोला यंग मॉडल के केस में, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस टू दैट ऑफ टेंसाइल स्ट्रेन। यहाँ पे क्या बोलोगे? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम स्ट्रेस टू दैट ऑफ वॉल्यूम स्ट्रेन, या तो हाइड्रोलिक स्ट्रेस टू दैट ऑफ हाइड्रोलिक। हो गया। इसके बाद तुमने क्या किया था? फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूला बना लिया, यहाँ भी बना लेंगे, बना लेते हैं फॉर्मूला। ओके, तो बल्क मॉड्यूलस इज इक्वल टू वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन 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 वॉल्यूम स्ट्रेन अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन। तो बताओ तो मेरे को मिस्टर यस यू, व्हाट इज वॉल्यूम स्ट्रेस का फॉर्मूला? नहीं, तुम शांत भी बैठे थे, तो दैट इज नॉट व्हाई आई एम टारगेटिंग यू। आई वांट टू नो इफ यू रियली आर पेइंग अटेंशन हियर। What is volume stress? Who knows what is volume stress? Yes. Change in pressure. What is volume strain? Volume strain. Volume strain. Change in volume per unit original volume with a minus sign. अगर volume change कम हो रहा होगा तो volume stress is dP and volume strain is minus dP by V. So what is bulk modulus? Minus V dP by dV. सिर्फ ये V ऊपर गया, माइनस V ऊपर गया। अगर मुझे सिर्फ सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड देखना है, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूमेरिकली, मतलब वी विल नॉट टेक माइनस साइन, ओनली मैग्नीट्यूड। तो व्हाट इज के? इट इज वी डीपी बाय डीवी, वी डीपी बाय डीवी, वी डीपी बाय डीवी, वी डीपी बाय डीवी। याद रखना, क्योंकि अभी इस इसको यूज करके और एक पैरामीटर बनाना है, वो इसका उल्टा होता है। बताता हूं मैं। व्हाट विल बी ऐसा यूनिट? सेम, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। व्हाट विल बी डायमेंशंस? सेम, m1 l minus 1 t minus 2। जैसे यंग्स मॉड्यूलस मेजर्स द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय मटेरियल टू चेंज इन इट्स लेंथ, वैसे ही बल्क मॉड्यूलस मेजर्स द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय मटेरियल टू चेंज इन इट्स वॉल्यूम। तो जब कोई फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम चेंज करने की कोशिश करता है, तो उस केस में वो मटेरियल उसको अपोज करता है, रेजिस्ट करता है। तो कितना रेजिस्टेंस हुआ? दैट इज मेजर्ड बाय बल्क मॉडुलस या फिर इलास्टिसिटी ऑफ वॉल्यूम। है तो क्लियर? अब देयर इज वन मोर पैरामीटर कॉल्ड एज कंप्रेसिबिलिटी। अब देखो, बहुत इंटरेस्टिंग है, ये पता होना चाहिए। क्यों? वापस कमिंग बैक टू व्हाई, आपको मार्क्स चाहिए हो तो है ही, तो सब चाहिए ना मार्क्स। इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में फिजिक्स में एक एक्सपेरिमेंट आएगा साउंड वेव का। साउंड वेव, तो साउंड वेव पता होना चाहिए। साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव है, इट रिक्वायर्स अ मटेरियल मीडियम फॉर इट्स ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। साउंड वेव जनरेट कैसे होते हैं? ड्यू टू वाइब्रेशन, ये सब पता होना चाहिए। अब जब साउंड वेव तुम जनरेट करोगे वहां पे, तो लिक्विड के थ्रू जनरेट करोगे, तो उस केस में, इन दैट केस, साउंड विल बी कंप्रेस्ड, साउंड सॉरी लिक्विड विल बी कंप्रेस्ड। तो लिक्विड में कंप्रेशन, कंप्रेशन मतलब क्या? चेंज इन वॉल्यूम। और जहां पे चेंज इन वॉल्यूम हो, वहां पे कौन सा पैरामीटर यूज करते हो? बल्क मॉड्यूलस। सही है? या फिर कंप्रेसिबिलिटी। और जिनको नहीं पता, इफ यू गो टू गुड इंजीनियरिंग कॉलेज, व्हेन आई से गुड मतलब टॉप 10, टॉप 15,
वहां पे ना हर एक प्रैक्टिकल के बाद तुम्हारा वाइवा होता है। वाइवा वाइवा ओरल ओरल। एक प्रैक्टिकल हुआ। अभी क्या है, अभी अभी तो तुम जाते नहीं हो कॉलेज। अभी पिछले साल का किसी का फाइल उठाया होगा, हो गया सबमिट खत्म। उधर नहीं चलता। एक प्रैक्टिकल हुआ, अगले टाइम जब आओगे पूरा लिख के लाना है। तुमको बिठाएंगे, अच्छा बताओ तुमने यहाँ क्या लिखा, कंप्रेसिबिलिटी। बताओ व्हाट इज कंप्रेसिबिलिटी। तुमने क्या लिखा, साउंड वेव। बताओ तो साउंड वेव कैसे प्रोड्यूस होता है। हर एक एक्सपेरिमेंट के बाद। नहीं आया कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम। अगले हफ्ते वापस आओ, नहीं आया अगले हफ्ते और वापस आओ। समझेगा फिर तुमको। छोड़ते नहीं है ऐसा। छोड़ते नहीं है, बिल्कुल नहीं छोड़ते। और तुमने रीडिंग लिखा छाप के, समझ जाता है। प्रिंटेड है, लास्ट ईयर का फाइल उठाया होगा, छाप दिया होगा, सब समझता है। तुम्हारा ग्राफ परफेक्ट आया, समझ में आता है, सेटिंग है सारी की सारी। क्योंकि मैथ्स पता है तो ग्राफ रीडिंग का एडजस्टमेंट करना इज नथिंग। कुछ भी नहीं है, रीडिंग का एडजस्टमेंट करना कुछ भी नहीं है। प्रैक्टिकल के लिए अगर तुम जीरो नॉलेज के साथ जा रहे हो ना, वैसे होना नहीं चाहिए। सिर्फ पता होना चाहिए कि हाँ चलो ये फॉर्मूला है, तो ग्राफ तो अपने आप बन जाएगा। वैल्यू एडजस्ट होता है। तो रिमेंबर, ये ऐसे काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट्स में अटकाएंगे तुमको। तो कंप्रेसिबिलिटी मतलब क्या, पता होना चाहिए। ओके, गुड। तो compressibility is the reciprocal of bulk modulus. It is the reciprocal of bulk modulus of bulk modulus. Compressibility को डिनोट कर लेंगे हम लोग सी से। शायद सी नोटेशन यूज किया है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सी है ना, सी है। तो वन अपॉन बल्क मॉड्यूलस, वन बाई के। कंप्रेसिबिलिटी इज वन अपॉन बल्क मॉड्यूलस, रेसिप्रोकल मतलब वन अपॉन। व्हाट इज बल्क मॉड्यूलस, v dp by dv। तो व्हाट विल बी सी, dv by v dp। सही है। तो इसका ऐसा यूनिट क्या आएगा, हाँ, मीटर स्क्वायर पर न्यूटन। वेरी गुड। और बाय द वे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को तुम पास्कल बोलते हो, क्या बोलते हो। तो ये क्या हो गया, पास्कल इनवर्स। क्या हो गया ये, पास्कल इनवर्स। डायमेंशंस क्या आएंगे, m-1 L1 T2। माइनस क्या था, रेसिप्रोकल ले रहे हो, तो जो माइनस था वो प्लस। सही है, गुड। तो व्हाट इज कंपैरेबिलिटी, इट इज द रेशियो ऑफ बल्क, सॉरी इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉड्यूलस। ठीक, बाकी तो ठीक है। अगर मैं होता एग्जामिनर तो मैं पूछता व्हाट इज द फिजिकल मीनिंग ऑफ कंपैरेबिलिटी। मैंने किया है, 3 3 महीने घुमाया, अच्छे से घुमाया है। घूमो। इन माई फर्स्ट जॉब आई यूज्ड टू डू दिस। प्रैक्टिकल, अच्छा 12th के बाद आए, कुछ नहीं करके आए, अब करो। एक एक एक्सपेरिमेंट सेटअप करने को लगाया था, खुद करो। लो करो और बताओ, बताओ कंपल्सिविटी का मतलब क्या है। जब तुम वॉल्यूम, किसी भी ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम यूनिट से चेंज कर दो, यूनिट मतलब वन, मतलब तुमने अगर वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब से चेंज किया, या तो उल्टा भी बोल सकते हो। जब वॉल्यूम कब चेंज होता है, व्हेन यू अप्लाई प्रेशर। तो व्हेन यू चेंज द प्रेशर बाय 1 यूनिट, 1 यूनिट मतलब 1 पास्कल, मतलब 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो व्हाट इज द चेंज इन वॉल्यूम। तो कंप्रेसिबिलिटी का फिजिकल मीनिंग क्या है, अगर मैं एक बॉडी का प्रेशर 1 पास्कल से चेंज करता हूं, तो उसके वॉल्यूम में कितना चेंज होता है, व्हाट इज द चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ अ बॉडी व्हेन द प्रेशर इज चेंज बाय 1 पास्कल। दैट इज द फिजिकल मीनिंग ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। बराबर। अगर मेरे पास दो बॉडीज है, एक है सॉलिड एक है लिक्विड, दोनों का प्रेशर मैं चेंज कर रहा हूँ 1 पास्कल से, तो व्हाट डू यू थिंक, किसके वॉल्यूम में फ्रैक्शनल चेंज ज्यादा होगा। सॉलिड है, मैंने 1 पास्कल से प्रेशर चेंज कर दिया। लिक्विड है, मैंने 1 पास्कल से प्रेशर चेंज कर दिया। दोनों में से किसका चेंज इन वॉल्यूम ज्यादा होगा, लिक्विड का। बराबर। तो कंप्रेसिबिलिटी की वैल्यू किसकी ज्यादा होगी, लिक्विड। तो मैं एक होमवर्क देता हूँ आपको, स्टील का और वाटर का कंप्रेसिबिलिटी का वैल्यू मुझे मंडे के दिन, मतलब नेक्स्ट लेक्चर के दिन चाहिए। करेगा।
पक्का? तो अभी ठीक है, स्टॉप, नेक्स्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट लेक्चर।